हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अभी करना है सेक्शन 184 से डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर्स। इसमें क्या है कि जो भी कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और हमने करा था प्राइवेट कंपनी में तो वो डिस्क्लोज करके अटेंड भी कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में वो बीएम अटेंड भी नहीं कर सकता। और जो नोटिस ऑफ इंटरेस्ट है वो अंडर सेक्शन 184 जाएगा इन फॉर्म MBP 1 में। 1 मार्क उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये MCQ के लिए MBP 1 जो नोटिस ऑफ इंटरेस्ट है। और जो ये MBP फॉर्म नंबर जो MBP 1 है, इट इज़ फॉर द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड इसको फाइल नहीं करना होता। और उसी को फिर है रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स with the related parties and contracts with the corporate etc. जो इसमें है MBP 4 है, रिलेटेड पार्टी का जो रजिस्टर है, कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी है जिसमें या फिर जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह इंटरेस्टेड होते हैं उसका। अच्छा, इसमें है सेक्शन 184 का 1। इसमें जर्नल डिस्क्लोजर है। जर्नल डिस्क्लोजर में क्या दिया हुआ है कि जो भी डायरेक्टर है वो डिस्क्लोज करेगा अपना इंटरेस्ट और किसी भी कंपनी में, बॉडी कॉर्पोरेट में, फॉर्म में कब करेगा। देखो, आप सीधा सोचने वाली बात है। सबसे पहले जैसे कोई मीटिंग आएगी तभी करेगा ना, मीटिंग में ही करेगा बंदा इंटरेस्ट। तो क्या करेगा, फर्स्ट मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर, है ना, जिसमें भी वो फर्स्ट मीटिंग जो भी उसकी एज अ डायरेक्टर होगी वहाँ करेगा। और देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, और उसके बाद कहाँ करेगा, जो हर साल बोर्ड में जो फर्स्ट मीटिंग होगी वहाँ पर उसको करना होगा। और कुछ चेंज आ जाता अगर उसके डिस्क्लोजर में जो उसने ऑलरेडी मेड है, तो वहाँ पर भी फिर फर्स्ट मीटिंग जो वो अटेंड करेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, जो कि उस चेंज के बाद होगी। तो जैसे ही वो एज अ डायरेक्टर पार्टिसिपेट जैसे करेगा, फर्स्ट मीटिंग आएगी वो चेंज हो गया, फर्स्ट मीटिंग आएगी वो, नहीं तो हर साल की पहली फर्स्ट मीटिंग में उसमें। उसके बाद है सेक्शन 184 सब सेक्शन 2 में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में क्या दिया गया है हमें कि जो जर्नल डिस्क्लोजर के साथ साथ उसको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी देना होगा। और स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में उसको एक प्लेन पेपर पर डायरेक्टर को डिस्क्लोजर ये देना होगा। और इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बोर्ड मीटिंग में। और जो डायरेक्टर है वहाँ जहाँ पर इस कंसर्न नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, जब वो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, बट आफ्टर टाइम वो हो गया, तो वो डिस्क्लोज करेगा अपना फर्स्ट मीटिंग में जब भी वो इंटरेस्टेड बन जाएगा। और हम्म ऑफ कोर्स, अगर नॉन डिस्क्लोजर होता तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। जब ऑडिट कमेटी की बात थी तो एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी थी। पेनल्टी दे रखी है इन्होंने उसके बाद 1 लाख की कॉन्ट्रावेंशन अगर सेक्शन की, अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो तो। यहाँ पर इन्होंने फिर वही दे दिया है कि ये भी देखो वही है, नॉट मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पता है इसमें बेसिकली अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जाएं, वहां पर हमने ना किया था कि अ, उसको जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है तो वो और उसके जो वो ही हिमसेल्फ या टुगेदर विद द रिलेटिव्स या उसके रिलेटिव्स अकेले हो, किसी भी हालत में 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं अगर नॉट मोर देन 2%, मतलब 2% से कम कम है, तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत है, बिकॉज फिर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हुए ना, आपकी इंडिपेंडेंस तो फिर इफेक्ट हुई नहीं ना। तो जो डायरेक्टर हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि डायरेक्टर शेल बी
इंटरेस्टेड इन अ फर्म और अदर एंटिटी इफ ही इज अ पार्टनर ऑनर मेंबर। हाँ, कोई भी डायरेक्टर कंपनी का अगर किसी फर्म में भी वो डायरेक्टर पार्टनर है तभी वो इंटरेस्टेड मानेंगे ना, नहीं कैसे मानेंगे। और जो डायरेक्टर है वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट में कब होगा, जब वो अकेला या फिर वही अपने रेलिस के जैसे हमने किया था कि या फिर डायरेक्टर्स के साथ और के साथ 2% से ज़्यादा है और किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या प्रमोटर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज तो हमने किया था कि वो पार्टिसिपेट कर ही सकता है। ठीक है, उसके बाद आएगा सेक्शन 8 कंपनीज में जो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की, ये सिर्फ तभी अप्लाई होगी अगर जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा आपने डिस्क्लोजर नहीं बना दिया तो voidable हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। वेकेशन ऑफ ऑफिस अंडर सेक्शन 167, ऑफिस भी छोड़ना पड़ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्लोजर कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजंस, तो 1 लाख की पेनल्टी वाला हमने कर ही लिया है। उसके बाद हम यहाँ एक क्वेश्चन एग्जांपल दी हुई है, देखते हैं। जो बाई है एंटर हुई है कॉन्ट्रैक्ट में जेड लिमिटेड जिसकी की पेड अप कैपिटल है 50 लैक्स। ओके, ये वाला तो हमने कर लिया था कि 2% से कम है तो 1% ही है, तो इसमें उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एक और एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर मोहन है जो कि अपॉइंटेड हुए एज अ डायरेक्टर एजीएम मीटिंग पे, और जो कि 30 सितंबर 2018 को हुई थी, और वो उस कैपेसिटी में काम भी कर रहे थे एज डायरेक्टर फ्रॉम देम ऑनवर्ड्स, और सब्सिक्वेंटली जो मिड ऑफ अगस्त 2019, मतलब 1 साल जैसे तो काम किया ही है बंदे ने, तो देखा कि वही वो तो बंदा इरेगुलर रहने लग गया इन हिज अपॉइंटमेंट। और इन्होंने इसलिए क्या देखा करा कि 31 अगस्त 2019, अच्छा अभी मतलब साल हुआ नहीं था, अपॉइंटमेंट को ही ये क्या कर दिया इन्होंने, अपॉइंटमेंट को ही डिक्लेयर कर दिया इनवैलिड। लेकिन वो तो कभी काम कर रहा है, तो कहते कि जो एक्ट ज्वाइन हो उसके टिल द डेट ऑफ नोटिसिंग इरेगुलरिटी, वो तो वैलिड होंगे ही और बाइंडिंग भी होंगे कंपनी पे। और उसके बाद अगर कुछ जो उन्होंने नोटिस किया है उसके बाद का जो है वो आप इनवैलिड कर सकते हो। ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं होंगे। उसके बाद आ जाता है मुझे ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला करना है। ये आ गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसमें क्या दिया हुआ है कि कौन होते हैं रिलेटेड पार्टीज। तो देखो, जो डायरेक्टर है उसका रिलेटिव है, कोई केएमपी है उसका रिलेटिव है। ठीक है, और फर्म्स का फर्म जो है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी अगर उसका जो पार्टनर है फर्म का, ठीक है, वो डायरेक्टर भी है तो फर्म रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी है उसका डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर है आपकी कंपनी में तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। फिर पब्लिक कंपनी है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर है
और 2% उसके पास पेड अप शेयर कैपिटल है, उससे ज़्यादा है, बिकॉज उससे कम तो हमने यही माना था कि इंडिपेंडेंस हार्म नहीं होती, उससे अफेक्ट नहीं होती। उसके बाद है बॉडी कॉर्पोरेट, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर है, जो कि अगर काम करते हैं डायरेक्टर से मैनेजर, तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अगर आप उसके इशारों पर चलते हो तो ठीक है। और प्रोफेशनल में ऑफ कोर्स पर्सनली में मत ले लेना। और जो पर्सन है अगर उसकी एडवाइस पर कोई काम करते हैं कस्टम टू एक्ट, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, तो ये भी जो है रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। और जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, वेंचर कंपनी है, ठीक है ना। उसके बाद है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जैसे आपने कोई सेल किया, परचेज किया, सप्लाई किया गुड्स का, मटेरियल्स का, ठीक है। कोई सेलिंग की, प्रॉपर्टी की, मतलब गुड्स का कुछ बेचा खरीदा, या प्रॉपर्टी को कुछ खरीदा बेचा डिस्पोज किया, या कोई सर्विस आपने अवेल की या रेंडर करी, या फिर आपने अपॉइंटमेंट किया किसी एजेंट का फॉर द पर्पस और सेल ऑफ गुड्स मटेरियल्स सर्विसेज, आपने अपॉइंटमेंट किया किसी एजेंट को इसी काम के लिए। मतलब पहले इन्होंने दे दिया सेल परचेज के लिए, गुड्स मटेरियल्स के लिए, फिर आपने इन्होंने कह दिया कि उसी वही काम आपने इनडायरेक्ट तरीके से किया, अपॉइंटमेंट किया किसी एजेंट के लिए और वही काम करवाया, ठीक है। अंडरराइटिंग की, सब्सक्रिप्शन की, फॉर ऑफ एनी सिक्योरिटीज डेरिवेटिव्स देयर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर ना इन्होंने ये बोला है कि अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब हमें पता है कि हमें ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ऑडिट कमेटी के अलावा भी बेटे पता क्या है, यहाँ पर अप्रूवल हमको बोर्ड रेजोल्यूशन में भी लेनी पड़ती है, ऑडिट कमेटी के भी लेनी पड़ती है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करनी पड़ती है अगर लिमिट्स जो है ना वो इंक्रीज हो जाए, एक्सीड हो जाए, सॉरी, ठीक है। अगर लिमिट्स जो है वो एक्सीड हो जाए। अब लिमिट्स क्या है, अगर इसको तुम टॉपिक को जरा ध्यान से समझना चाहो तो टेलिंग यू समथिंग, देखो इन्होंने हमको बता दिया कौन कौन रिलेटेड पार्टीज हो गई। अब इनके साथ ट्रांजैक्शन बता दी, ट्रांजैक्शन में क्या होगा, या तो सर्विसेज बेचोगे या गुड्स बेचोगे, इंडायरेक्टली बेचोगे या इनडायरेक्टली बेचोगे, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट करके बेचोगे। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि आप एक पॉइंट इन्होंने उसका रख दिया इसमें, लीज का तो अवेलिंग हो गया, ये हो गया, हाँ हाँ, प्रॉपर्टी का लिख दे रख दिया इन्होंने कि आपने प्रॉपर्टी बेची, फिर अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज, ठीक है। अच्छा, अब अप्रूवल के लिए इन्होंने 3 जनों का कर दिया कि वैसे तो जो अप्रूवल है ऑडिट कमेटी के साथ साथ बोर्ड रेजोल्यूशन भी होगी। अब सपोज किसी कंपनी में मतलब कि ऑडिट कमेटी ही नहीं है, तो इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन बोला है, तो हमेशा चाहिए होगी अगर लिमिट सक्सीड नहीं होती तो, मतलब कि अगर लिमिट सक्सीड नहीं होगी तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगी और ऑडिट कमेटी जो है वो अप्रूवल दे देगी, बात खत्म। लेकिन अगर अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो हमको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करनी पड़ती है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या हैं, इसमें ना 10% आप ध्यान में रखो। अगर तो मटेरियल्स गुड्स की सप्लाई, परचेज, सेल परचेज की बात हो रही है तो टर्नओवर लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो भी 10% ऑफ टर्नओवर। प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना, वहां पर वहां पर हम नेटवर्थ लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में तो हम टर्नओवर का कुछ लेना देना नहीं है ना, ठीक है। और ऐसे ही सर्विसेज का है तो भी हम 10% और इक्वल टू और मोर देन 10% का टर्नओवर का लेंगे। और अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, इट्स सब्सिडरी, इट्स एसोसिएट, की अपॉइंटमेंट करना रिलेटेड पार्टी की टू एनी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में उसकी सब्सिडरी की, एसोसिएट की,
ठीक है। जब आप अपॉइंटमेंट करते हो ऐसी जगह पर अपने ऑफिस में या फिर प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी में रिलेटेड पार्टी के अपॉइंटमेंट करते हो, तो उसकी मंथली जो रेम्यूनरेशन है अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि छोटा मोटा काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन करो, ऑडिट कमेटी की वो लो और थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड हो रही, लेकिन 10% ऑफ नेटवर्थ इन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में लिया, बाकी 10% और इक्वल टू जहाँ पर ये इनकी लिमिट्स हैं सेल परचेज की, डिस्पोज की, प्रॉपर्टी के अलावा जो गुड्स मटेरियल्स रेंटिंग ऑफ सर्विसेज का इन्होंने दे रखा है, उसमें इन्होंने कहा है कि वहाँ पर आप चेक करोगे और जैसे ही अगर ये लिमिट्स एक्सीड हो रही हैं तो आप जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दोगे। और अंडरराइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज में इन्होंने सब्सक्रिप्शन बोली है अगर ग्रेटर देन 1% ऑफ नेटवर्थ हो, अगर सब्सक्रिप्शन ग्रेटर देन 1% ऑफ नेटवर्थ हो। और उसके बाद है हाँ, जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं जो ये अप्लाई होंगे वो फाइनेंशियल ईयर में इंडिविजुअली या इकट्ठे और टेकन टुगेदर। ठीक है। उसके बाद है net worth shall be computed on the basis of audited financial statement of the preceding financial year। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जहाँ यहाँ पर जो आपने नेटवर्थ है जो कंप्यूट करनी है वो आपने प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लेनी है। ठीक है, ऑडिटेड। अच्छा, और जो होल्डिंग है और उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, कोई रेजोल्यूशन पास की है, वो सफिशिएंट होती है अगर होल्डिंग ही पास कर दे एंड ट्रांजैक्शंस को एंटर करने के लिए। ठीक है। और जो डायरेक्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड है वो प्रेजेंट नहीं होंगे मीटिंग पे, और जो मेंबर हैं वो अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो भी वोट नहीं करेगा। डायरेक्टर तो हमने करा तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, और अगर मेंबर रिलेटेड पार्टी है ना तो वो वोट नहीं करेगा। और जो गवर्नमेंट कंपनी है अब यहाँ पर सपोज वो एंटर करिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी और गवर्नमेंट कंपनी के साथ, कोई सेंट्रल स्टेट, तो इनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अपने मेंबर्स से। गवर्नमेंट कंपनी तो भाई गवर्नमेंट है ना फिर। और जो ट्रांजेक्शन है इज एंटर्ड इन, अपने कोई ट्रांजेक्शन है तो कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, ठीक है ना, जैसे बैंकिंग कंपनीज वगैरह होती है तो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। या फिर अब जो ट्रांजेक्शन है वो ऐसी हो है मतलब कि कोई कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो भी ज़रूरत नहीं है। और जो होल्डिंग और 100% सब्सिडरी कंपनीज हैं उनमें भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है कि जो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी हैं अगर वो एंटर कर जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर वो पहले ही अप्रूवल ले ले डिपार्टमेंट ऑफ और मिनिस्ट्री वगैरह की, तो उसको ज़रूरत नहीं है फिर मेंबर्स से पूछने की। फिर क्या पूछना जब पहले बड़ी वाली अप्रूवल ले ली तो। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इसको नटशेल में अगर मैं बताऊं तो हमने अभी तक रिलेटेड पार्टी में किया कि कौन होते हैं रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में डायरेक्टर हो गया कंपनी का, कि केएमपी हुआ या उसका रिलेटिव हो गया, फर्म का पार्टनर, तब डायरेक्टर उसका फर्म का पार्टनर जो है अगर वो डायरेक्टर है कंपनी का तो फर्म और कंपनी रिलेटिव, प्राइवेट कंपनी जो है रिलेटेड पार्टी होगी अगर प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी का डायरेक्टर होगा तो वो दूसरी कंपनी और प्राइवेट कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। और पब्लिक कंपनी का भी ऐसे ही है। और एक इसमें पेड अप शेयर कैपिटल का है कि अगर जो डायरेक्टर है कंपनी का वो अपने रिलेटिव के साथ या उसके खुद के पास अगर 2% से ज़्यादा या 2% जो है पेड अप शेयर कैपिटल है तो। और बॉडी कॉर्पोरेट का है कि जिसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, और उस पर्सन जिस पर्सन के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। और होल्डिंग सब्सिडरी जो है बॉडी कॉर्पोरेट की जो होल्डिंग है और या होल्डिंग्स की सब्सिडरी है तो वो भी रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगी।
और जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है या वेंचर है कंपनी का, तो और जो इन्वेस्टमेंट है जिससे कि दैट वुड रिजल्ट इन द कंपनी बिकमिंग एन एसोसिएट कंपनी, ठीक है। और वहाँ हमने कर ही लिया कि अगर वहाँ मैंने बताया था जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में सिर्फ प्रॉपर्टी वाली में हमने 10% का टर्नओवर का देखना है, अदरवाइज सर्विसेज में, सप्लाई ऑफ गुड्स में, सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स में और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में इन सारे कहीं हमने 10% और इक्वल टू देखना है। एक तो नेटवर्थ का है सेलिंग, डिस्पोजिंग और बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी में, और एक अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन में। अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन में नेटवर्थ तो है लेकिन 1% है, और उसमें ग्रेटर देन ही है, इक्वल टू की ऑप्शन नहीं है। और अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी टू एनी ऑफिस और प्रॉफिट और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इज इट्स सब्सिडरी, इट्स एसोसिएट। और जो अपॉइंटमेंट होगी रिलेटेड पार्टी की है कि अगर उसकी रेम्युनरेशन 2.5 लाख से ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है और अंडरराइटिंग सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा की बात है, लेकिन बाकी सारे कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करी गई है, ठीक है। ये हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स हो गई। और नेटवर्थ आपने प्रीसीडिंग ईयर की देखनी है, ठीक है। और फिर बस हमने गवर्नमेंट कंपनी का कर लिया कि गवर्नमेंट कंपनी को कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है ऑडिट कमेटी की भी। और हमने किया था कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट्स एक्सीड कर जाएंगे तो ओआर भी चाहिए होगी, और अगर नहीं एक्सीड हो रही हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन सिंपल, वो उससे काम चलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि गवर्नमेंट कंपनी को ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर पहले ही आपने मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले लिया तो भी आपको अप्रूवल लेने की मेंबर से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग। द एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग एट विच सच रेजोल्यूशन इज प्रपोज शेल डिस्कस। एक्चुअल में होता क्या है कि जो एजेंडा है बोर्ड मीटिंग का वो डिस्कस करेगा नाम, रिलेटेड पार्टी का नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, नेचर, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कितनी मतलब कि ड्यूरेशन, क्या ड्यूरेशन रहेगी कॉन्ट्रैक्ट की, पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल टर्म्स of the contract, advance paid or received from the contractor arrangement, the manner of determining the pricing and other commercial terms, any other relevant information, ठीक है ना। तो जो ये सारी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको जो भी बोर्ड मीटिंग का एजेंडा होगा उसमें तो आपको बताना होगा कि रिलेटेड पार्टी क्या कौन सी है और आपका उससे क्या रिलेशनशिप है, और किस टाइप की आप ट्रांजेक्शन उनके साथ करने जा रहे हैं, और कब, और इसकी ड्यूरेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, और मटेरियल टर्म्स क्या है, एडवांस क्या दिया है, क्या लिया है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, और किस मैनर में आप डिटर्मिन कर रहे हो प्राइस को या फिर अदर कमर्शियल टर्म्स को, और कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो भी, ठीक है। और अगर अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है एंटर्ड हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो गया विदाउट द अप्रूवल ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इन बीएम या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो ये विद इन 3 months ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, ना तो उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन ली, ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हुई, ना ही उसकी रेटिफिकेशन हुई विद इन 3 months, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइडेबल होगा एट दी ऑप्शन ऑफ द कंपनी। जहाँ पर ऑडिट कमेटी का हमने किया था कि अप्रूवल ज़रूरी है, तो वहाँ हमने कहा था एट दी ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी, ठीक है। कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय है कंपनी का जो एंटर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में और अप्रूवल नहीं लेता, उस डायरेक्टर को पेनल्टी है लिस्टेड कंपनी में 25 लाख और अदर्स में 5 लाख,
ठीक है, तो ये हमारा रिलेटेड पार्टी का हो गया कि अगर पेनल्टी की 25 और 5 की ध्यान में देखना लिस्टेड और अदर के लिए। उसके बाद हमारा है लोन्स एंड एडवांसेस का। लोन्स एंड एडवांसेस में बेसिकली क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं कि आप ना जो कंपनी है वो ऐसे लोन नहीं दे सकती अपने डायरेक्टर्स को, या डायरेक्टर होल्डिंग का हो या कोई पार्टनर हो, कोई रिलेटिव हो डायरेक्टर का, किसी को भी ऐसे लोन नहीं दे सकती। रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है अंडर सेक्शन 185। और जो कंपनी है वो गारंटी भी नहीं दे सकती, लोन भी नहीं दे सकती, तो गारंटी भी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टू एनी डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर को, डायरेक्टर होल्डिंग का है, पार्टनर है, कोई रिलेटिव है। हाँ, लेकिन इन्होंने ये कहा है कंपनी तब लोन दे सकती है अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। मीन्स पहले तो इन्होंने कह दिया कि कंपनी लोन दे ही नहीं सकती डायरेक्टर को, ना गारंटी दे सकती है, उसकी सिक्योरिटी दे सकती है। बाद में इन्होंने कहा है कि नहीं दे सकती है, मतलब एक्सेप्शन है, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है वो? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई भाई, ठीक है, जब आप अपने मालिकों से परमिशन ले लिए तो कोई और कौन बोलने वाला कौन होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो लोन्स है ना वो जो बोरिंग कंपनी है उसके प्रिंसिपल बिजनेस में यूज होंगी। द लोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बोरिंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है। अब ये लोन ले कौन सकता है, 2 कंडीशन ये फुलफिल कौन कर सकता है? प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर, जो कि लैंडिंग कंपनी का डायरेक्टर भी है। तो ठीक है, ले ले भाई, तेरी कंपनी को ज़रूरत है उसके बिजनेस के लिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई है तो ले लो। कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका कि 25% जो टोटल वोटिंग पावर है वो लैंडिंग कंपनी के डायरेक्टर के पास है, तो ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है कि जो लैंडिंग कंपनी है, जो कंपनी उधार दे रही है, लोन दे रही है, जो कंपनी लैंड कर रही है मनी, अगर उसका डायरेक्टर किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, अगर तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर और उसको अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो दे देंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगी ऑफ कोर्स। बॉडी कॉर्पोरेट है कोई, उसका 25% उस डायरेक्टर के पास वोटिंग पावर है तो दे देंगे। ठीक है। और कोई डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली बॉडी कॉर्पोरेट में बीओडी, एमडी और मैनेजर जो है, कोई भी है वो, ऐसा कुछ भी है और उसके अकॉर्डिंगली सारा काम चलता है तो भी दे देंगे। ठीक है, मतलब अगर कुछ कंट्रोलिंग उसके हाथ में है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके दे देंगे। सर्टेन लोन्स एंड एडवांसेस जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल नहीं है, एक इस पर भी अवेलेबल है कोई, जैसे कि एमडी है या डब्ल्यूटीडी है, होल टाइम डायरेक्टर है, एज अ पार्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज, मतलब ये आपकी सर्विस में ही है, तो कौन सी रिस्ट्रिक्शन जब आपकी सर्विस में ही आ गया। ठीक है, या कोई स्कीम है कंपनी की ऐसी कि आप ऐसा करोगे तो आपको उसके अंदर मिलेगा, तो भी नहीं। ठीक है ना। और अगर आप लोन को एडवांस, कंपनी एडवांस लोन करती है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनसे कम नहीं होगा, जो उन्होंने फिक्स किए हैं आरबीआई ने बेसिकली। लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय अ होल्डिंग कंपनी टू होली ओन्ड सब्सिडियरी। ठीक है ना। कोई लोन है, गारंटी है, सिक्योरिटी है जो कि होल्डिंग कंपनी देती है टू होली ओन्ड सब्सिडियरी को, या गारंटी है होली ओन्ड जो होल्डिंग कंपनी है जो अपनी सब्सिडियरी को देती है प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, जब ये डायरेक्टर को माफ कर रहे हैं तो अपनी होल्डिंग और सब्सिडियरी को तो क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है उस पर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे दे रहे हैं, जब ये इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाओ, रिस्ट्रिक्शंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती। कंडीशंस क्या है कि अगर जो प्राइवेट कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल में किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने मनी इन्वेस्ट ना की हो। आई एम रिपीटिंग,
कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सेक्शन 185 में हमने पढ़ी हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी टू प्राइवेट कंपनी में, अगर बशर्ते उसकी जो शेयर कैपिटल है उसमें किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा ना लगाया हो। सेकंड कंडीशंस, जो बोरिंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। जो बोरिंग्स हैं प्राइवेट कंपनी की जो बोरिंग्स है, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट से हो, वो अगर कम है विच इज लेस देन किसके, ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको हो सकता है वो बोरिंग्स दे दें और हमको देखना पड़ेगा कि उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसको हम ट्वाइस कर देंगे और एक तरफ से हम 50 करोड़ कर देंगे, उसमें से देख लेंगे विच एवर इज लेस, उसको देख लेंगे कि जो बोरिंग्स हैं, ठीक है ना, क्या उनसे कम है, तो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती प्राइवेट कंपनी पे लोन देने की। ठीक है। और ऐसी कंपनी ने डिफॉल्ट भी ना किया हो, ऑफ कोर्स पेरी पेमेंट बोरिंग वगैरह में डिफॉल्ट भी ना किया हो। एक और चीज़ है कि जो ये सेक्शन है विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल एसेट्स, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द लोन। यहाँ सिर्फ लोन और एडवांसेस की बात हो रही है। और जो सेक्शन है एप्लीकेबल होगा इसलिए ओनली एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द लोन, और कोई चेंज सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके बाद तो ऐसे नहीं है कि भाई ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल हो गया, ऐसा नहीं होता। और जो सेक्शन 185 है विल नॉट बी अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन गिवन टू अ पर्सन हु वाज नॉट अ डायरेक्टर। ठीक है ना। लोन हम डायरेक्टर को देने की रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि उसको नहीं जाएगा, लेकिन जो लोन है आपने किसी बंदे को दे दिया, बाद में क्या हुआ कि वो बंदा डायरेक्टर बन गया, तो आप नहीं कह सकते कि भी नहीं ये तो रिस्ट्रिक्शन थी आपने पहले दिया था तब वो डायरेक्टर नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में दोबारा से मैं रिपीट करवाऊँ तो देखो सीधी सी बात है, कंपनी कहती ना मैं लोन नहीं दूंगी अपने डायरेक्टर्स को, पहले तो इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है। कहते जी हमने लोन देना ही नहीं है, ना गारंटी देनी है ना लोन देना, बात खत्म, हम नहीं देंगे। अच्छा, फिर कंपनी कहती है कि चलो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे ना तो दे देंगे, रिलैक्सेशन दे दी। अब इन्होंने क्या किया कि जो इनका खुद का डायरेक्टर है जो लैंड कर रही है कंपनी, वो डायरेक्टर जो है ना किसी और कंपनी में है, वो प्राइवेट में है या फिर बोर्ड कॉर्पोरेट का 25% उसके पास है या फिर उस डायरेक्टर का के अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे केस में ना हम क्या करते हैं, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है कर दो, लोन दे दो। फिर इन्होंने कह दिया कि कुछ ऐसे लोन्स हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल ही नहीं है। अच्छा, अब वो कैसे लोन्स हैं, अब फिर इन्होंने दुहाई दे दी कि भाई अगर ना इनके टर्म्स में, ऑफ कोर्स अगर जो इनकी सर्विस की टर्म्स हैं या फिर कुछ इनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, कोई स्कीम ऐसी है तो कोई बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता फिर तो रिस्ट्रिक्शन का कोई। ठीक है ना। फिर इन्होंने ये कह दिया, यहाँ पर इन्होंने रिलैक्सेशन दी थी अपने कि अगर तुम्हारी लैंडिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट का पार्टनर हो या मेंबर हो या फिर किसी और का हो, जो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर वगैरह हो, मेंबर हो, है ना। यहाँ पर है कि जो लोन एडवांस करोगे आप, मतलब सर्विस की जो टर्म्स में जो आपने लोन एडवांस उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो जो आरबीआई ने फिक्स किया है उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो होली ओन्ड सब्सिडरी को भी दिया जा सकता है होल्डिंग की तरफ से, अगर उसको उसके बिजनेस के लिए चाहिए। ठीक है। फिर इन्होंने इस सारी खिचड़ी को बनाकर इन्होंने बोल दिया कि
ये रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगी प्राइवेट कंपनी पर अगर, मतलब अब तक हमने जो किया हमने पब्लिक कंपनी के लिए किया कि हम तो लोन देंगे नहीं, अगर लोन देंगे तो अगर हमारा डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट 25% का रखी बैठा है या फिर किसी और प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर है या फिर उसके अकॉर्डिंगली सब काम हो रहा है, तब हम दे देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। फिर ये कहते हैं कि जो हमारा लोन है, हम अगर ये किसी टर्म्स के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं तो रेट जो आरबीआई ने फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग देंगे। अब ये इन्होंने पब्लिक कंपनी का क्लोज कर दिया मैटर। अब ये कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, प्राइवेट कंपनी के बारे में ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी है ना वो, उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस कब नहीं लगेंगी। देखो, अगर हम इसको समझ कर देखें, अगर प्राइवेट कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उनकी खुद की ही है तो दो लोन, डायरेक्टर्स को दो, किसी को दो, उनको क्या दिक्कत है। लेकिन अगर उसमें किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में कोई ने इन्वेस्ट कर रखी है तो गलत बात है ना, फिर रिस्ट्रिक्शन आप पर लग जाएगी। ऐसे तो आप लोगों से पैसा लेकर, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट से पैसा लेकर आप तो बांट दोगे लोन में, बाद में होगे कि डिफॉल्ट हो गया, हमको हम तो डूब गए, हमारे पास तो पैसा नहीं आया, तो गलत है ना। तो इसलिए कहते हैं अगर आपके पास खुद का है, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट ने उसमें पैसे नहीं लगाए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे दो लोन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या लगा दी कि आप बोरो कर रहे हो, ठीक है, आपने बैंक से लिया कोई बात नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, किसी कहीं से भी पैसे लिए, जो आपने बोरिंग्स करी हैं अगर वो कम है, किससे, या तो आपकी ट्वाइस कर दे हम पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 50 करोड़, इनमें से जो कम है, अगर उससे आपकी बोरिंग्स कम है ना, ठीक है ना, तो आप दे दो। ऐसा तो नहीं ना आप बोरो कर रहे हो इतनी बोरिंग्स कर रखी हैं और फिर उधर से लोन दे एडवांस करी जा रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने बोरिंग का दे दिया और ये कह दिया कि ऐसी कंपनी ने कभी डिफॉल्ट भी ना किया हो उसमें रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स वगैरह में, ठीक है। फिर आप कहते दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आ गया कि ये सेक्शन है, ये नहीं एप्लीकेबल होगा अगर हम इमूवेबल एसेट की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, देखो हम सिर्फ लोन्स की और एडवांसेस की बात कर रहे थे, हमने ये तो नहीं कहा कि आप सेल नहीं कर सकते इमूवेबल एसेट को, ऐसे तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द लोन, और कोई भी चेंज होती है बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई पर्सन बाद में डायरेक्टर बन गया तो उनकी सरदर्दी नहीं है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एक, वो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज के ऊपर। इन्वेस्टमेंट कंपनीज में क्या है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो होती हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है एक्विजिशन किसमें ऑफ शेयर डिबेंचर्स या कुछ अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। अब इसमें ना इन्होंने लेयर्स लगा दी, लेयर्स क्या लगा दी इन्होंने, डील्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स, इन्होंने 2 लेयर्स लगा दी जिससे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे इन्होंने करा है कि डील्स विद द इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, कि ये इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स भी में डील करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको वो 2 लेयर्स बताई, तो पहली लेयर इन्होंने कंसीडर कर लिया, जैसे होल्डिंग ने सब्सिडरी में पैसा लगा दिया तो वो एक लेयर बन गई, ठीक है। फिर सब्सिडरी ने आगे सब्सिडरी में लगा दिया तो वो सेकंड लेयर बन गई, मतलब यहाँ तक ही पॉसिबल है, थर्ड लेयर एंड ऑनवर्ड इज नॉट पॉसिबल। और फिर ये कह रहे हैं कि ये डील करते हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स के, जो प्रोवाइड करते हैं लोन, गारंटी, सिक्योरिटी फॉर द बॉडी कॉर्पोरेट बाय पासिंग यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन कंसेंट, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन जहाँ पर जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट हो सबकी कंसेंट हो, कोई भी अपोज ना हो, ठीक है। उसके बाद है कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करती थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स, ये इनका सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 में है। इन्होंने एक्सेप्शन दे दिए इसमें, एक्सेप्शन में है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया, सच कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज। अच्छा, अब देखो कोई कंपनी है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी। अब सच कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज, अच्छा मतलब समझ रहे हो ना, वो उनकी है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज है ना वो बियॉन्ड 2 लेयर्स है।
हमारा लॉ तो कहता है कि भी 2 हो, वो कहता है 2 से ज़्यादा है। तो अब कोई कंपनी ने एक्वायर कर लिया ऐसी कंपनी को, तो फिर हमारी क्या गलती? हमने एक्वायर किया है, उसने आगे की आगे उसकी लेयर्स ज़्यादा है, तो ये एक्सेप्शन होगी ना फिर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, सेकंड एक्सेप्शन इन्होंने क्या दे दी, सब्सिडरी कंपनी की दे दी, जिसकी इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में और वो कुछ रिक्वायरमेंट्स अंडर लॉ जिसको पूरा करना है, और मतलब लॉ के अंदर कुछ है ऐसा, तो ठीक है करो जी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 की जो कंपनी है, लोन गारंटी सिक्योरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट को, या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बॉडी कॉर्पोरेट को, अगर वो लिमिट एक्सीड कर जाए। अच्छा, लिमिट क्या दे दी इन्होंने, लिमिट एक्सीड करे तो इन्होंने कहा है अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स की, लेकिन लिमिट क्या है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। जब तो सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व्स ने लेने हैं तो 100% ले लिया, और जब पेड अप शेयर कैपिटल भी ली है तो 60% ले लिया, और विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर। अच्छा, कब कहते जरूरत नहीं है अप्रूवल की शेयर होल्डर से, अगर कंपनी होली ऑन सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। उसके बाद आ गया इन केस ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट, जब इंटर कॉर्पोरेट, ये देखो 2 लेयर्स वाला आ गया इधर पॉइंट, एक्सेप्शन है, ये एक्विजिशन का दे दिया, सब्सिडरी का दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर है इन केस ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट्स या लोन या गारंटी है, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की गई हो, या टर्म लोन है वो सब्सिस्ट कर रहा हो और लिमिट्स जो हैं एक्सीड कर जाएं लोन और इन्वेस्टमेंट्स की, तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। और अगर लिमिट्स हैं एक्सीड कर रही हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी जीएम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया बेसिकली कि अगर लिमिट्स इंक्रीज करती हैं, लोन्स और एडवांसेस में हमने किया कि अगर लिमिट्स इंक्रीज करती हैं तो हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको ध्यान में हो, जब हमने रिलेटेड पार्टी का किया था तो वहाँ पर हमने किया था कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेनी पड़ती है अप्रूवल्स शेयर होल्डर्स के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस में हमने किया है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। यहाँ पर इन्होंने लिमिट्स दे दी हैं, लिमिट्स में आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर तो प्राइवेट कंपनी की हमने जब बात करी थी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं लगेंगी, तो वहाँ पर हमने जो है बोरिंग वाला पॉइंट किया था कि 2% शेयर कैपिटल और ट्वाइस ऑफ दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस या फिर 50 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है ना, और डिफॉल्ट ना हुई हो कंपनी, तो वहाँ तो हमने बोरिंग्स का ये देखा था हमने। रिलेटेड पार्टी में 10% वाली थी सारी लिमिट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि अगर मैं बात करूं आपके पास हाँ, लोन्स का हमने कर लिया था ये, उसके बाद ये वाला भी हो गया था हमारा। फिर इन्होंने ये वाली लिमिट दे दी हमारी कि अगर जो लोन दे रही है कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी दे रही है, ठीक है ना, और उसकी जो लिमिट है वो कितनी है कि 60% ऑफ पेड अप शेयर का 100% वाली,
और इससे अगर लिमिट एक्सीड होती है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। ठीक है, अब फिर इन्होंने दे दिया कि इंटर कॉर्पोरेट लोन और इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट्स या लोन या गारंटी या सिक्योरिटी गिवन हो रही है तो यूनानिमस, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से अगर टर्म लोन का हो रहा है, कुछ सब्सिस्ट कर रहा है, तो लिमिट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ऑफकोर्स जिनसे आपने लोन लिया उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर लोन्स वैसे लिमिट्स एक्सीड हो रही है तो इन्होंने स्पेशलाइजेशन पास करने को बोला है। और फिर एक्सेप्शन दी हैं इन्होंने कि कहाँ पर आपको नहीं ज़रूरत, वो है कि अगर लोन गारंटी जो सिक्योरिटी वगैरह है बैंकिंग कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनका रोज़ का ही काम है, अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स के लिए है। और फिर इन्होंने दे दिया कि जो बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, कैन मेक द इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 2 ईयर्स। कौन कौन सी? बैंकिंग, गवर्नमेंट, एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये 2 ईयर से बियॉन्ड कर सकते हैं। और जो हर कंपनी है जो लोन गारंटीज है उसको मेंटेन करेगा, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर इन फॉर्म MBP2 में। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारा ये सारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। और ये क्लिप्स बेसिकली मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो ताकि आप ट्रैवलिंग में कुछ काम करते हुए, अपना रूम समेटते हुए इनको सुन सकते हो, जिससे लॉ की प्रोविजंस बार बार आपके माइंड में जाती रहेंगी, तो आपको पेपर में फिर दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा, बाय बाय।